नमस्कार श्रोताओं, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जी हाँ श्रोताओं, खेल की दुनिया ऐसी है जहाँ खिलाड़ी अपनी मेहनत और लगन से असंभव को भी संभव बना देता है। अगर वो खिताब नहीं भी जीत पाता है तो अपनी हार से सबक लेते हुए अगले मैच में उससे बेहतर करने की कोशिश करता है। हर सफलता के पीछे छिपी होती है खिलाड़ी की कड़ी मेहनत और लगन। इससे खिलाड़ी वो मुकाम हासिल करता है जो किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। जी हाँ, हर चैंपियन के पीछे छिपी होती है उसकी मेहनत की अनटोल्ड स्टोरी। इसलिए खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और खेल जगत की तमाम खबरों को हम लेकर आते हैं आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में रोज शाम 7:20 पर। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर में चल रहा है। विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर काबिज सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन का खिताब जीत लिया है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा अनलॉक 4 में निशानेबाजों के डेवलपमेंटल समूह को अगले महीने से सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देने की घोषणा। और भारत और रूस के बीच FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड प्रतियोगिता में फाइनल मैच का पहला राउंड ड्रॉ। और सबसे पहले बात इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच आज 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर में चल रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने को कहा और ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने बिना किसी नुकसान के 66 रन बना लिए हैं। इससे पहले पहला T20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था और इसे रद्द करना पड़ा था, जिससे ये मुकाबला बेनतीजा रहा था। तो उत्तरा, इस समय 66 रन बना लिए हैं पाकिस्तान ने, थोड़ी शुरुआत करी है, क्या कुछ कहेंगी आज की मैच पर? देखिए, जिस तरह से टेस्ट सीरीज गई थी दोनों टीमों के बीच में, उम्मीद पूरी की जा रही थी कि T20 भी उतना ही दिलचस्प होगा। और पहला मैच हालांकि अबैंडन करना पड़ा बारिश और गीले आउटफील्ड की वजह से मैच नहीं हो पाया था, एक इनिंग्स भी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन जिस तरह से जितना भी 16 ओवर के आसपास मैच हुआ पहले T20 में, उससे ये जरूर लग रहा था कि T20 उतना ही दिलचस्प जाएगा और मुकाबला उतना ही टक्कर का रहेगा। और जिस तरह से बॉलिंग हुई थी, थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि जो ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच है उसमें स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी, लेकिन जो सीमर्स हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान की तरफ से काफी इंप्रेस किया था। तो ये जो मुकाबला है इसमें अभी हमें देखना होगा कि किस तरह से आगे जाती है। हालांकि शुरुआत वाकई बहुत अच्छी हुई है। पहले बल्लेबाजी करने को बोला गया है क्योंकि टॉस इंग्लैंड ने जीता था और बाबर आजम ने ये कहा भी मैच के बाद टॉस के बाद कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी शायद चेस करना ही पसंद करते इस पिच पे। और जिस तरह से वहां के हालात हैं, जिस तरह का माहौल है, जो वेदर है, उसमें शायद उनको ये लग रहा था कि उनके गेंदबाज ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। पर 66 ऑलरेडी बन चुके हैं 8 ओवर में बिना किसी नुकसान के, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है इस वक्त। और जो पुराना अगर ट्रैक रिकॉर्ड और स्टैट्स देखा जाए तो 160 से 170 का टोटल बहुत अच्छा टोटल माना जा रहा है इस पिच पे। तो आगे देखना होगा कि किस तरह से चीजें आगे जाती हैं, क्योंकि अभी हम लोग चाहे जितना भी इस पे डिस्कस करें, असल बात यह है कि इंग्लैंड में इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज है वो बारिश और वेदर है। तो रेन गॉड्स किस तरफ इशारा करते हैं, वहां चीजें किस तरफ जाती हैं, उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि मैच किसके पलड़े में जा रहा है। क्योंकि पूरे सीजन में, इससे पहले कि वेस्ट इंडीज सीरीज और अभी भी, जो अगर मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो वो शायद सिर्फ बारिश को दिया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और इसके पहले वाले मैच में भी अगर देखें तो 131 रन तक जो मैच था वो 16 ओवर तक ठीक चला, लेकिन इसके बाद अचानक बादलों ने अपना रुख बदला और बारिश हो गई। और किसी तरह से अब जैसे टेस्ट के बाद इस समय जैसा कि हम देखें तो
अगर इंग्लैंड की टीम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेटेड टीम है इस समय, और जिस तरह का उनका प्रदर्शन पिछले मैचों में रहा है वो काफी बेहतर था। तो उस वजह से पाकिस्तान पूरी अपनी तैयारी से और पूरी उसकी कोशिश है कमबैक करने की मैच में। बिल्कुल, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इंग्लैंड जो है वो काफी हद तक पूरी नई टीम के साथ खेल रहा है, तो उनके फॉर्मेट में जो प्लेयर्स हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। और ये जो टीम खेल रही है ये वेस्ट इंडीज के साथ खेली थी पिछली बार जो T20s हुए थे, और उसके बाद टेस्ट सीरीज में इनमें से कोई नहीं खेला था। तो वो एडजस्ट करना कितना आसान या मुश्किल होता है ये देखना पड़ेगा। और इंग्लैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास जेसन रॉय नहीं है इस सीरीज के लिए, तो वो बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं और T20 के लिए एकदम परफेक्ट हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उसमें। तो बिना जेसन रॉय के जो बाकी प्लेयर्स हैं, खासकर कि जो यंगस्टर्स हैं जिनका उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनका देखना होगा कि वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं। फायदा एक जो ये होगा वो होगा कि इसमें से कई ऐसे खिलाड़ी हैं, खासकर कि इस वाले मैच में तो अगर दोनों टीम मिलाई जाए तो शायद 8 या 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के खिलाफ PSL में खेल चुके हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग है। तो उस हिसाब से खिलाड़ियों के बारे में दोनों टीमों को काफी अच्छे से एक दूसरे के बारे में पता है। जो यंगस्टर्स भी हैं जिनका शायद नाम बाहर बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, उनको पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि उनको आपने PSL में खेलते हुए देखा है, जैसे कि टॉम बार्टन जैसे प्लेयर हैं जिनको बाकी लोगों ने नहीं सुना हुआ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग मैचअप होगा, क्योंकि चुनने के लिए कुछ नहीं है कि कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सी टीम वीक है, कौन सी एक्सपीरियंस्ड है, कौन सी नहीं है। बहुत इवनली मैच्ड आउट है ये दोनों टीम्स। बिल्कुल, और देखना अब ये दिलचस्प होगा कि इसके बाद अभी जब एक मैच और बचा हुआ है आज के बाद क्या कुछ रहता है नतीजा, इस पे हमारी नजर रहेगी। और अब हम रुख करते हैं एक और मैच पर, कैरिबियाई प्रीमियर लीग T20 मुकाबले पर, जिसमें किरेन पोलार्ड की 28 गेंद में 72 रन की पारी के दम पर ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स ने कैरिबियाई प्रीमियर लीग मुकाबले में बारबुडास ट्राइडेंट्स को रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया। एक दूसरे मुकाबले में जमैका थालावाज ने सेंट किट्स और नेविक पेट्रियट्स को 37 रन से हराया। टूर्नामेंट में लगातार छठी जीत के साथ नाइट राइडर्स की टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर बनी हुई है। तो इसके साथ एक मैच ये भी चल रहा है और IPL की भी तैयारी चल रही है। तो क्रिकेट में अगर हम देखें तो बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल, और खास करके T20 फॉर्मेट में तो बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, तो अच्छी बात है। काफी महीनों से बिना किसी खेल गतिविधि के काफी सूना सा लग रहा था, चाहे वो नेशनल हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, तो कम से कम एक शुरुआत हुई है, तो कुछ नया देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और इस बीच IPL में जहां एक और कोविड-19 के 13 पॉजिटिव मामलों में 2 खिलाड़ी शामिल हैं, वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के धुआंधार बल्लेबाज सुरेश रैना निजी कारणों से वापस लौट आए हैं। रैना के लौटने के पीछे की असल वजह क्या है, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। 19 सितंबर से शुरू हो रहे IPL के लिए टीमें संयुक्त अरब अमीरात पहुंच चुकी हैं। दुबई पहुंचने के बाद CSK मेंबर्स का कोविड-19 टेस्ट किया गया था, जिनमें से कुछ के सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। इससे CSK को अब एक और सप्ताह के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी टीम के लिए। बिल्कुल, और एक साथ इतने सारे लोगों का पॉजिटिव आना थोड़ा सा चिंता का विषय है। शायद CSK को अब लग रहा होगा, क्योंकि वो इकलौती टीम थी जिन्होंने एक प्री डिपार्चर हफ्ते 10 दिन का कैंप लगाया था चेन्नई में, जहां सारे इकट्ठा हुए थे। तो शायद अब हो सकता है CSK को लग रहा हो कि वो उतना अच्छा फैसला नहीं था, बट जैसे कहते हैं हाइंडसाइट इज ऑलवेज 10 on 10, तो इस बारे में अब सोच के कोई फायदा नहीं है। पर इतनी बड़ी संख्या में आना वाकई बहुत चिंता की बात है, खासकर कि 2 खिलाड़ियों का उसमें होना सपोर्ट स्टाफ के अलावा। जो बाकी हैं वो तो सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं, 2 खिलाड़ियों का आना जो है वो थोड़ी सी चिंता की बात है। और उत्तरा, ये सुरेश रैना अगर अब मैच में नहीं खेलेंगे थोड़ा सा तो कितना बड़ा झटका होगा इससे? झटका जरूर होगा, क्योंकि CSK में शुरू से वो रहे हैं, एक कोर टीम का हिस्सा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं। धोनी के बाद शायद सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ा नाम CSK का और सबसे कांस्टेंट नाम और कंसिस्टेंट नाम जो है वो सुरेश रैना का ही है। पर थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर है, क्योंकि एक तो उनके निजी कारण बोले जा रहे हैं जिसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो ऑफिशियली आया नहीं है कि क्या कारण और है।
कुछ खबरों में ये जरूर आज आया है कि शायद वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे और इतनी बड़ी संख्या में जो कोविड पॉजिटिव आए हैं सीएसके के, तो वो क्योंकि उनके दोनों छोटे बच्चे हैं और वो उनकी फैमिली है तो वो उसका रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर वो इस वक्त वापस आते हैं तो आपको नहीं पता कि शायद वो एसिम्प्टोमेटिक लेके आ रहे हो वापस। तो ऐसी सिचुएशन में आप जब ऐसे हालात में होते हो तो कोशिश इंसान करता है कि अपनी फैमिली से जितना दूर रह सके उतना उनको ज्यादा इजीली प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो ये वजह देके वापस आना कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा मुझे उतना सही नहीं लग रहा है। बाकी जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आएगा ये नहीं बोल सकते हैं, और जब तक इस बारे में कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से उतरा हम देख रहे हैं कि आईपीएल में बड़े इन्होंने अपनी एसओपीज बनाई हैं खिलाड़ियों के लिए, उनके सपोर्ट स्टाफ के लिए, स्टेडियम में हर तरह की प्रिकॉशंस ले रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी 13 लोग जिस तरीके से पॉजिटिव आए हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत देखने वाली बात है कि ये टूर्नामेंट जिस तरह से शुरू होगा तो बहुत, अगर ये शुरुआती जांच, ये सारी चीजें अगर हम बहुत हाई एंड पे नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं मैच के बीच में अगर कुछ होता है तो वो बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। बिल्कुल, और हमसे ज्यादा शायद आईपीएल को और बीसीसीआई को और टीमों को ये समझना पड़ेगा कि ये कोविड-19 इस वक्त एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, किस किस वजह से फैल रहा है। तो जब तक आप अपना खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, उसके अलावा इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। और आप कितने भी एसओपीज बना ले, जब तक वो खिलाड़ी या वो स्टाफ मेंबर या वो ऑफिशियल खुद सारी चीजों का प्रिकॉशन नहीं लेगा, तब तक आप नहीं रोक सकते हैं। ये भी कयास लग रहे हैं कि अगर पूरी टीम को हटना पड़ा तो क्या होगा आईपीएल का। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है उस चीज के बारे में सोचना, तो हमें वेट करना होगा कि आगे कहां जाती है। बिल्कुल उम्मीद करना होगा कि सभी खिलाड़ी सुरक्षित रहें और आईपीएल सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। और ये तो बात थी आईपीएल की। और अब बात करते हैं टेनिस की। विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर काबिज सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कल वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन का खिताब जीत लिया है। वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन के कल फाइनल में मिलोस राओनिच के खिलाफ धीमी शुरुआत के बाद नोवाक जोकोविच ने 1-6, 6-3, 6-4 की जीत से खिताब अपने नाम किया। ये जोकोविच का मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में 35वां खिताब है, जिससे वो राफेल नडाल के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गए हैं। अब जोकोविच यूएस ओपन में क्या कुछ करते हैं, उनका क्या फॉर्म किस तरह से बरकरार रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब राफेल नडाल के रिकॉर्ड के बराबर जोकोविच पहुंच चुके हैं। देखिए, जिस लेवल पे ये खिलाड़ी हैं इस वक्त, चाहे वो फेडरर हो या नडाल हो या जोकोविच हो, मुझे लगता है कि अब ये भी आपस में इन नोट्स एक्सचेंज नहीं करते होंगे कि कौन कितने जीत गया है या किसके पास कितने टाइटल हो गए हैं, क्योंकि इतने सारे ये लोग जीत चुके हैं। और इस पॉइंट पे आके आपने एक टाइटल और जीत लिया। ऑफ कोर्स हर कोई ये चाहता है कि वो सारे टूर्नामेंट जिसमें वो खेल रहा है वो जीते, लेकिन किससे एक ज्यादा जीत लिया या किससे एक कम रह गया, ये अब उस लेवल से बहुत आगे निकल चुके हैं। ये जरूर इंटरेस्टिंग है कि जो बाकी के बड़े खिलाड़ी हैं जिनका नाम अभी मैंने लिया, फेडरर हो या नडाल हो, उन्होंने अभी कुछ खेला नहीं है। तो अगर वो यूएस ओपन खेलते हैं तो वो कितनी तैयारी के साथ जाते हैं, और जोकोविच क्योंकि टूर्नामेंट खेल के जा रहे हैं तो वो कितनी तैयारी के साथ जाते हैं, उससे उन्हें कितना एडवांटेज मिलता है। यूएस ओपन में किस तरह की चीजें होंगी, वहां का एसओपी किस तरह से होगा, ये सारी चीजें अभी देखनी होंगी। लेकिन ये जरूर दिलचस्प होगा कि जो खिलाड़ी टूर्नामेंट खेल के यूएस ओपन जा रहे हैं और जो बिना खेले जा रहे हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे एक बात और बता दें कि टेनिस का एक जो नया समूह बना है, नोवाक जोकोविच जो टॉप 30 में शामिल रहे, वार्षिक पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बन रहे नए समूह में सह अध्यक्ष होंगे। इस संबंध में खिलाड़ियों को भेजे गए ईमेल में पेशेवर टेनिस खिलाड़ी संघ के गठन पर जोर दिया गया है। इस समूह का उद्देश्य खिलाड़ियों को बढ़ावा देना और टेनिस के भविष्य को सुरक्षित रखना है। तो इस नए ग्रुप के गठन से कहीं न कहीं टेनिस को एक नई दिशा मिलेगी। देखना पड़ेगा, क्योंकि नडाल और फेडरर ने सीधे शब्दों में तो नहीं, लेकिन ये
अंदेशा जरूर दे दिया है कि वो इसके खिलाफ हैं, वो इसके फेवर में नहीं हैं। और जब से उन्होंने जो चैरिटी टूर अपने सर्बिया में किया था जोकोविच ने, एड्रिया टूर, तब से काफी उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि बहुत से पॉजिटिव टेस्ट आए थे जिसमें जोकोविच खुद भी इन्वॉल्व थे और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था। तो लगातार ऑफ द फील्ड उनकी चीजों को लेके जोकोविच को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और अगर नडाल, फेडरर जैसे खिलाड़ी आपके इस मुहिम में आपके साथ नहीं होते हैं तो ये कितना आगे तक जा पाएगी और कितना सस्टेन कर पाएगी, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या होता है आगे। और अब बात करते हैं शतरंज की। भारत और रूस के बीच फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड प्रतियोगिता में फाइनल मैच का पहला जो राउंड है वो ड्रॉ रहा। भारतीय टीम में कैप्टन विदित गुजराती, पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी, डी हारिका, आर प्रगंधा, पेंटाला हरिकृष्णा और दिव्या देशमुख शामिल हैं। इससे पहले कल विश्व महिला रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी ने पोलैंड के साथ सेमीफाइनल मुकाबले में 2-1 से जीत दर्ज की थी। भारत ने इससे पहले ओलंपियाड में 2014 में कांस्य पदक जीता था और इस बार उसे कम से कम रजत या स्वर्ण पदक मिलना निश्चित है। बिल्कुल। और जिस तरह से कोनेरू हम्पी ने टीम को फाइनल में पहुंचाया था पिछले मैच में जीत के, वो भी काफी दिलचस्प था और उससे ये लगता है, उससे आपको ये समझ आता है कि नाम मैटर नहीं करते हैं और कितना ज्यादा इंडियन चेस ने इम्प्रूव किया है पिछले कुछ सालों में। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, कोनेरू हम्पी बहुत एक्सपीरियंस हैं और वो एक्सपीरियंस आपका दिखता है क्योंकि उन्होंने एक तरह से जो जीता था फाइनल में पहुंचने के लिए, वो चेस का वर्जन ऑफ पेनल्टी शूट आउट जो होता है, जब दोनों राउंड आपके बराबरी पे रहते हैं तो फिर आप शूट आउट में जाते हो, और वो शूट आउट में पहुंच के जिस तरह से वो जीती हैं वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था। बिल्कुल, और उम्मीद है कि भारत जो है स्वर्ण पदक लेकर आएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने आज घोषणा की है कि वो निशानेबाजों के डेवलपमेंटल समूह को अगले महीने से सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देगा। साई का बयान केंद्र सरकार के लॉकडाउन प्रतिबंधों में अनलॉक 4 दिशा निर्देशों के बाद आया है। साई ने कहा है कि टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स के निशानेबाज यहां के कर्णी सिंह निशानेबाजी रेंज के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 2 सितंबर से प्रशिक्षण शुरू करेंगे। साई ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसके खुद की मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के दिशा निर्देशों का निशानेबाजों के प्रशिक्षण के दौरान कड़ाई से पालन किया जाएगा। और साई की विज्ञप्ति में कहा गया है कि साई ने फैसला किया है कि जब भारत अनलॉक 4 में प्रवेश करेगा, डेवलपमेंटल समूह के एथलीट्स के लिए उसकी सुविधाएं शुरू होंगी। पहले चरण में साई ने 2 सितंबर से कर्णी सिंह निशानेबाजी रेंज में टॉप समूह और एनसीओई के निशानेबाजों के लिए खेल गतिविधियों को खोलने के लिए तैयार किया है। साई ने कहा है कि खेल सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय ये सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि एथलीटों की सुरक्षा और प्रशिक्षण साथ साथ चलते रहें। तो अगर हम निशानेबाजों की बात करें तो उनके लिए एक अच्छी खबर है और दोबारा से वो फील्ड में नजर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये देखना होगा कि कितने खिलाड़ी आते हैं, क्योंकि जो नेशनल कैंप है वो भी इस महीने की शुरुआत से लगने की बात हुई थी कर्णी सिंह में ही, और एनआरएआई जो है, जो राष्ट्रीय शूटिंग फेडरेशन है, उसने खिलाड़ियों को मेल भी भेजा था, उनको बताया भी था कि किस तारीख से शुरू हो रही हैं। साई ने अपनी तरफ से किया था, लेकिन फिर उनको पोस्टपोन करना पड़ा था क्योंकि वहां पे एक आध पॉजिटिव केसेस आए थे और उसके बाद बहुत से निशानेबाजों ने ये एतराज जताया था कि हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि सेफ नहीं है। तो फैसिलिटी तो खुली हुई है और अगस्त की शुरुआत से नेशनल टीम के लिए भी खुली हुई है, उन लोगों के लिए भी खुली हुई है जो ओलंपिक्स के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन अब जब ये टॉप्स और एनसीओई के लिए भी खोल रहे हैं तो ये देखना होगा कि इसमें से कितने लोग आते हैं या ये आने के लिए तैयार होते हैं, ये रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं कि अब वो आके यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। जी, और बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये सुविधा दी गई है ये खिलाड़ी उसका फायदा उठाएंगे। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। उत्तर आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneir.com पर। कल एक बार फिर शाम 7:20 पर मिलने के वायदे के साथ अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।